लास्ट वीडियो में हम लोग का जो डिस्कशन था वो यहाँ तक हो गया था, जिसमें हम लोगों ने ये क्वांटिटीज़ हैं इन सब की डायमेंशन निकाल करके देखी थी और फिर समझ गए थे कि जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है दिस इज अ डायमेंशनल कांस्टेंट एंड रिमेनिंग थ्री रिलेटिव डेंसिटी, रिफ्रैक्टिवनेस एंड पॉइजन रेशियो इनकी डायमेंशन नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि ये सारे ही अपने आप में एक प्योर नंबर हैं या काइंड ऑफ रेशियो ऑफ सिमिलर क्वांटिटीज़। ठीक है, उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं हम लोग और अब डायमेंशन निकालेंगे। ये कोई नया हेडिंग नहीं है, वही हेडिंग है उसी वीडियो का। ये एक सेकंड पार्ट है। इसमें हम लोगों को अब 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। पहले में इम्पल्स और सरफेस टेंशन है, फाइंड आउट करना है इनकी डायमेंशन और बताना है कि सेम है या अलग अलग है। फिर एंगुलर मोमेंटम और वर्क है, और फिर वर्क है, टॉर्क है, यंग मॉडुलस है, एनर्जी है। सिर्फ अगर आंसर निकालने की बात करें तो अब डिस्कशन जो रहा है हमारा उसमें मैं बता चुका हूँ कि वर्क और टॉर्क, एनर्जी और हीट एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, मतलब किसी भी प्रकार की एनर्जी, वो सब डायमेंशनली इक्वल होते हैं। तो इस क्वेश्चन में मुझे लगता नहीं है पेन वेन उठाने की ज़रूरत है, बट स्टिल यहाँ हमारा जो मोटिव है वो आपके कॉन्सेप्ट को बूस्ट करना है PYQ के थ्रू। तो मैं हर एक क्वांटिटी का डायमेंशन यहाँ निकाल करके दोबारा से दिखाऊंगा, बहुत सारी क्वांटिटीज़ की, क्योंकि ऑलरेडी मैं निकाल चुका हूँ। जैसे इम्पल्स की, ये शायद मैंने सबसे पहले ही क्वेश्चन में बताया था कि जो इम्पल्स होता है आई, ये होता है काइंड ऑफ मोमेंटम जिसका फॉर्मूला होता है m/v, मास इंटू वेलोसिटी, और m आपका m होता है, v होता है Lt-1। तो mLt-1 ये है इम्पल्स का डायमेंशन। अब बात करेंगे हम लोग सरफेस टेंशन की। तो जो सरफेस टेंशन होता है इसे चाहे ST लिख लो, चाहे S लिख लो, चाहे T लिख लो, जो आपको ठीक लगे। इसका फॉर्मूला होता है F डिवाइडेड बाई L कह लो, चाहे X कह लो, और यही फार्मूला स्प्रिंग कांस्टेंट का भी होता है। तो स्प्रिंग कांस्टेंट एंड सरफेस टेंशन दोनों के लिए सिमिलर फार्मूला एंड डायमेंशन आएगी कितनी, F तो याद रख लेना है, mLt-2 होता है, और X की डायमेंशन होती है L और L कैंसिल हो जाएगा, mt-2 विल बी द डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन। तो समझ में आ गया है सफ़ा सफ़ा कि इम्पल्स और सरफेस टेंशन नॉट डायमेंशनली इक्वल। नाउ वी विल टॉक अबाउट एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम इसे L से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला होता है P लीनियर मोमेंटम मल्टीप्लाइड बाई R, या P की जगह mv रख दे तो mvr। और अब वैल्यू रखें m का m, v का Lt-1 और r का L, तो ये आ जाएगा mL/T-2। नहीं, T-2 जो आ गया तो वो तो एनर्जी हो जाएगा, T-1 आएगा यहाँ पे। ठीक, एनर्जी भी निकाल के दिखा देते हैं, कहीं ना कहीं निकालना है। अभी देख लो पहले वर्क एनर्जी सब बराबर ही होता है। तो वर्क कह लो चाहे एनर्जी कह लो, ये आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, या ये प्रेशर इनटू वॉल्यूम हो जाएगा। आएगा कितना, m, ये रखने वाला काम, वैल्यू पुट करने वाला काम अब आपको करना है, mL/T-2। ठीक है, इसके बाद में यंग मॉडुलस एक और मुझे एक्स्ट्रा क्वांटिटी दिख रही है। यंग मॉडुलस y होता है, बल्क मॉडुलस b होता है, शियर मॉडुलस ईटा होता है, स्ट्रेस आपका मान लो सिग्मा से रिप्रेजेंट कर दें, और प्रेशर मान लो P से रिप्रेजेंट कर दें। ये F/A ये सारे के बराबर होते हैं डायमेंशनली, और इनकी जो डायमेंशन आएगी F की वैल्यू रख दो mL/T-2। ये तो हो गया आपका, फोर्स का लिखना था ना यहाँ पे, mL/T-2 एंड डिवाइडेड बाई L2। तो ये सॉल्व करिए, 1 है, ये 2 है, L1 डिवाइड बाई L2, 1 - 2 तो -1, mL-1T-2। ये सब आपने एक जगह अच्छे से नोट कर लेना है, इसी के इर्द गिर्द चीज़ें आती हैं। अब यहाँ पर मैं क्या बताऊँ, वर्क और एनर्जी, टॉर्क रह गया ना, टॉर्क इसी में इंक्लूड करो, क्योंकि टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है F × R।
लेकिन डायमेंशन के हिसाब से आर कहो चाहे एस कहो और चाहे एक्स कहो, सब होते तो मीटर में ही है ना। तो जिनकी यूनिट बराबर हो गई उनकी डायमेंशन तो बराबर ही होगी, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। तो डायमेंशनली टॉर्क, वर्क, एनर्जी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, प्रेशर इंटू वॉल्यूम, ये सब बराबर बराबर होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा। यहाँ पे कह रहे हैं टाइम डिपेंडेंस इग्नोर करो, फिजिकल क्वांटिटी पी मतलब नहीं है, ये वाली बात बस इसको फोकस करो। कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई क्वांटिटी है एक पी, ठीक, वो टी पर डिपेंड कर रही है। थोड़ा जूम कर देता है, ठीक। तो जो वो टी पे डिपेंड कर रही है, कैसे कर रही है, इस वाली इक्वेशन के अकॉर्डिंग पी निकाला जा सकता है। यहाँ पर ये जो EXP लिखा है, ये वाली चीज़ बच्चों को इरिटेट कर सकती है। EXP का पूरा मतलब होता है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का मतलब आप इसे दूसरे फॉर्मेट में अगर लिखें तो ऐसे कि आप वहाँ पर फिर E लिखेंगे और आगे का जो ब्रैकेट वाला कंटेंट है वो E के एक्सपोनेंट में आ जाएगा, पावर में आ जाएगा, ठीक। अब रूल ये होता है कि E की पावर में जो भी हो, मान लो x हो, तो x की कोई भी डायमेंशन नहीं होती है। इस हिसाब से हम कह सकते हैं -80² की कोई भी डायमेंशन नहीं होगी। माइनस का तो कोई मतलब होता नहीं है, तो 80² का हम कह सकते हैं कि कोई डायमेंशन नहीं होगा, मतलब m0 l0 t0 होगा। यानी कि a का डायमेंशन कितना होगा, इसकी जगह t रख दो बड़ा वाला, m0 l0 t0। तो a की डायमेंशन यहाँ से आ गई m0, लिखो चाहे रहने दो, t की वैल्यू ये 2 जो है ना, जब राइट में आएगा तो -2 हो जाएगा। तो a की डायमेंशन आ गई, हैज़ ए डायमेंशन ये वाला, ठीक है। अब आप यहाँ पर जो और बातें लिख सकते हो कंसेप्ट इम्प्रूवमेंट के लिए, वो ये कि कहीं अगर y बराबर e⁻x लिखा है तो यहाँ x और y की डायमेंशन नहीं होगी। कहीं पे मान लो अगर y बराबर log x लिखा है तो यहाँ x और y की डायमेंशन नहीं होगी, ठीक है। कहीं पे मान लो y बराबर sin x लिखा है तो यहाँ y और x की डायमेंशन नहीं होगी, sin की जगह cos 10 भी हो सकता है। तो ये जो फॉर्मेट मैंने लिखे हैं, ये लिखने के बाद आगे x और y लिख दें और इनके आगे कट कर दें, तो आपने याद रहेगा कि कहीं ऐसा लिखा हुआ पाएंगे आप, तो x को m0 l0 और t0 के बराबर कर देंगे और y को भी m0 l0 t0 के बराबर कर देंगे। ये थ्योरी अगर आपको याद रहेगी तो आपको जब ये क्वेश्चन मिलेगा तो आप कहोगे कि सर यहाँ पर जो p है वो दिया है p0 e⁻80 के बराबर, तो ये e की पावर है माइनस में जो x का रोल प्ले कर रहा है और x की डायमेंशन नहीं होती है, तो -80² जो होगा वो m0 l0 t0 के बराबर होगा। तो ऐसे कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर स्टार्ट हुआ है इनका रोल, इस पर भी 2-3 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे प्लैंक कांस्टेंट के बारे में। तो पहले तो आपने प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन ही निकाल लो, तो कोई फार्मूला ऐसा ढूंढो जिसमें प्लैंक कांस्टेंट आता हो। एक बार प्लैंक कांस्टेंट के लोग डायमेंशन निकाल लें तब फिर सब समझ जाएंगे। कोई फार्मूला जिसमें प्लैंक कांस्टेंट आता हो, तो जो सबसे पहले फार्मूला आपने पढ़ा होगा h न्यू, ये जो v जैसा है ये न्यू है, मे भी हो सकता है आप इसमें डिस्कम्फर्ट हो, तो इसको HF लिख लो। प्लैंक वो जो रेडिएशन का, क्वांटम रेडिएशन का फार्मूला है, फोटोन वाला चैप्टर है, ड्यूअल नेचर वाला, उसमें आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा। ये लिखी हुई है एनर्जी एक फोटोन की। फोटोन कहाँ होता है, लाइट में होता है। लाइट में क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। तो लाइट की जो फ्रीक्वेंसी f आपने पता है, रख दो और h से मल्टीप्लाई कर दो तो एनर्जी उस फोटोन का आ जाएगा। ये होता है फॉर्मूला, अपने इसे याद करना पड़ेगा। अब इधर पे हमें निकालना क्या है, प्लैंक कांस्टेंट। E क्या है, एनर्जी, इसे याद कर लो, याद कराया मैंने, mL2T-2। इसके बाद h, ये तो हमें निकालना है। f क्या है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1/टाइम पीरियड। 1/टाइम पीरियड से मतलब नहीं है, टाइम 1/t।
तो यहाँ से हो गया m1l2t-2 और ये मल्टीप्लाई में आएगा, तो ये हो जाएगा m1l2t-1। ठीक है सर, ये प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन आ गई। कोई अगर प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन ही पूछ ले तो आंसर आपकी स्क्रीन पे, लेकिन यहाँ ये नहीं पूछे हैं। यहाँ पूछे हैं कि बताओ प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन इनमें से किससे मैच करेगी। तो एनर्जी से तो नहीं कर रही है, क्योंकि एनर्जी की डायमेंशन अभी आपने ये लिखी हुई है, ये एनर्जी की डायमेंशन है और ये प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन है, तो ये दोनों तो अलग अलग है। अभी मोमेंटम की डायमेंशन आपको पता होगी, ये होती है मास इंटू वेलोसिटी m(L(t-2)। अब देख लो क्या ये मोमेंटम की डायमेंशन इससे मैच हो रही है, ये भी नहीं हो रही है, तो फिर ना ये भी नहीं हो सकता। अब पावर की बात कर लो, पावर की डायमेंशन हमने अभी तक निकाली नहीं है किसी भी क्वेश्चन में, तो यहाँ वो भी निकला देते हैं। पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम, इस फॉर्मूले से निकालेंगे। वर्क होता है एनर्जी mL2t-2, ठीक, और टाइम होता है t, तो ये हो गया mL2t। अब यहाँ पर वही है कि सिली मिस्टेक अगर हो गई तो -2 और ये 1 मिला के तुम -1 लिख दोगे, मैच हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, -2 और ये 1 मिला के -3 होगा, ये मैच नहीं हो रहा है, ये एंगुलर मोमेंटम से मैच करेगा। अब एंगुलर मोमेंटम की निकाल के देखो, एंगुलर मोमेंटम ऊपर निकलाए थे ना, ये होता है L बराबर m(v)(r), तो m होता है m, v होता है L(t-1) और ये हो गया L, तो ये हो गया mL2t-1। ठीक, मैच हो गई। ये तो था स्टैंडर्ड वे ऑफ डूइंग, बट रिलेटिवली बेटर वे ऑफ डूइंग फॉर दिस क्वेश्चन कैन बी इमेजिन बोहर्स एटॉमिक मॉडल सेकेंड पोस्टुलेट। बोहर ने क्या बताया था कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है ना सर, वो NH/2π होता है। अब बताओ क्या 2π की कोई डायमेंशन होती है? नहीं होती है। n की कोई डायमेंशन होती है? नहीं होती है, प्योर नंबर है। इस हिसाब से L और H डायमेंशनली इक्वल हो गए, तो एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक कांस्टेंट दोनों की डायमेंशन बराबर होती है। ये बात रट लेना, आगे डायरेक्ट हम लोग इसे यूज़ करेंगे स्टैंडर्ड रिजल्ट के तौर पे। अभी आया अगला प्रश्न, इसमें कह रहे हैं विच पेयर डू वी हैव इक्वल डायमेंशन। तो ये हमने अभी ऊपर कराया कि इसमें एंगुलर मोमेंटम मैंने रटवाया ना कि दोनों की डायमेंशन बराबर होती है। बाकी एनर्जी एंड टॉर्क, ये और ऊपर वाले वीडियो में हमने बताया था ऐसा कि जो आपका W होता है, जो F/S होता है, P/V होता है, और जो एनर्जी होता है और टॉर्क, ये सब डायमेंशनल इक्वल होते हैं। H और L ये हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था बराबर होते हैं। इलास्टिक मॉडुलस B हो चाहे Y हो चाहे ईटा हो चाहे प्रेशर हो और चाहे स्ट्रेस हो, ये सब डायमेंशनली इक्वल होते हैं। अब केवल बात आएगी फोर्स और इम्पल्स की। आप पाओगे क्या कि ये बराबर नहीं है। फोर्स और इम्पल्स में क्या अंतर है? इम्पल्स होता है मास इनटू वेलोसिटी काइंड ऑफ मोमेंटम, ये आ जाएगा mL(t-1), और फोर्स क्या आएगा? फोर्स आएगा m(a), तो mL(t-2) एक ही जगह पर, दोनों अलग अलग आ रहे हैं। बाकी आप चाहे तो ऐसे समझ लो कि फोर्स बराबर होता है P/T, मोमेंटम अपॉन टाइम। होता तो डेल्टा P/Δt है, लेकिन डेल्टा का तो कोई मीनिंग नहीं है ना, तो इग्नोर कर दिया मैंने। अब यहाँ पे P ये है मोमेंटम, और मोमेंटम इज़ ए काइंड ऑफ इम्पल्स, तो F आपका हो गया I/T। तो यहाँ से कुछ लोग इसे याद भी रख लेते हैं कि इम्पल्स निकालने के लिए हमें फोर्स इनटू टाइम करना पड़ता है। ये फार्मूला डायरेक्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट के तौर पे समटाइम्स लोग याद रखते हैं कि इम्पल्सिव फोर्स F में जो अगर हम T यानी कि टाइम का गुणा कर दें तो I यानी कि इम्पल्स आ जाएगा। मतलब फोर्स और इम्पल्स के बीच में ये जो T है टाइम का डिफरेंस आ जाएगा, बराबर नहीं है। तो यहाँ पे यही पूछा था कि कौन से आपके दो ऐसे लोग हैं जो डायमेंशनली इक्वल नहीं है, तो फोर्स एंड इम्पल्स आ जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन ये रहा। इसमें कह रहे हैं प्लैंक कांस्टेंट और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वो बताओ रेशियो
ऑफ द डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी कि h और फिर इसमें डिवाइड कर देना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सिंबल I होता है। ठीक, अब मैंने आपको अभी याद कराया कि जो प्लैंक कांस्टेंट होता है वो तो बराबर होता है किसके, एंगुलर मोमेंटम के, तो L रख दो, h की जगह L रख दिया। h और L बराबर होते हैं, प्लैंक कांस्टेंट और एंगुलर मोमेंटम बराबर होते हैं, और जो L होता है वो होता है I ओमेगा के बराबर। I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक, यहाँ पर देखो I कैंसिल हो गया, ये ओमेगा आ गया। ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जो कि 2π/T या 2πf के बराबर होती है। अब 2π का तो कोई मतलब नहीं है, मतलब ये जो रेशियो है ये इनडायरेक्ट वे में फ्रीक्वेंसी के बराबर है, और फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन T-1 होता है। तो अगर कोई पूछता आंसर क्या आएगा, तो T-1 आएगा, और यहाँ पर मैच किससे करेगा, तो ये बी ऑप्शन से मैच कर जाएगा। अब इसके बाद में थोड़ी सी मुश्किल चीज़ें शुरू हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पे वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में क्वांटिटीज आएंगी, जैसे कि पहले चैप्टर में बात करें चार्ज वाले में, तो वहाँ पर E0 एप्सिलॉन नॉट आता है, उसकी डायमेंशन निकालना आपको आना चाहिए। फिर इसके बाद में करंट इलेक्ट्रिसिटी में अगर आ जाओ तो रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, करंट, इन सब की डायमेंशन निकालना आना चाहिए। फिर इसके बाद मैग्नेटिज्म में आपकी μ0 और क्या कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स और सेल्फ इंडक्टेंस, तो जितनी काम की हैं सब हम आपको यहाँ पे बता देंगे। बस यहाँ पर ये ध्यान रखना कि आप जो करोगे कोई और फार्मूला लगाओगे, थोड़ा समय आपको ज़्यादा लग सकता है, तो क्या करना कि आपने जैसे किया वो ठीक है, लेकिन जैसे मैं बता रहा हूँ कोशिश करना वैसे ही आप भी करना, दोबारा से जब करना तो उससे क्या होगा कि सही फार्मूला आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। अब जब सही फार्मूला सेट हो जाएगा, सही फार्मूला सही टाइम पे लगेगा, तो रिज़ल्ट जल्दी आएगा। रेजिस्टेंस निकालने के लिए जैसे कि अगर हम बात करें, आपके दिमाग में आएगा फार्मूला ये वाला, गलत थोड़ी ना है, सही है, आंसर इससे भी आएगा, लेकिन थोड़ा देर से आएगा, तो मैं दूसरा फार्मूला लगा दूंगा, थोड़ा जल्दी आ जाएगा। रेजिस्टेंस के लिए आपने जो फार्मूला यूज़ करना है, इसे नहीं यूज़ करना है, आंसर आएगा बट थोड़ा लेट हो जाएगा, तो आपने यूज़ करना है P बराबर I स्क्वायर इंटू R। P क्या है, पावर। पावर क्या होता है, अभी ऊपर बताया था मैंने, वर्क अपॉन टाइम होता है। पावर इज़ वर्क अपॉन टाइम, वर्क डिवाइड बाय टाइम, ये होता है पावर। और ये हो जाएगा वर्क की जगह पे ML सीधा यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इतने सारे मैंने क्वेश्चन ऊपर कराए हैं, याद हो गया होगा अब तक। वर्क का डायमेंशन होता है ML/T-2 एंड डिवाइड बाय टाइम, तो यहाँ से आ जाएगा ML/T-3, दिस इज़ द डायमेंशन ऑफ पावर। नाउ I, इसको I ही रहने दो, कुछ लोग A लिखते हैं, जो आपको ठीक लगे। अब यहाँ से R निकालो, आंसर आ जाएगा M देन L/T-3, ये हो गया पावर, डिवाइड बाय I स्क्वायर, यानी कि I-2। ठीक, तो अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में जितनी भी क्वांटिटीज़ आएंगी ना, आप उसमें बस एक चीज़ नोटिस करना, ये चीज़ MLT जो मैकेनिक्स में आ रही थी के अलावा एक एक्स्ट्रा क्वांटिटी दैट विल बी I आने लग जाएगा पिक्चर में। तो यहाँ पर आपको दिमाग में ऐसे बस सेट कर लेना है कि I स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, अगर हम R में, हम R निकालने के लिए P में हम I स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, तो R आ जाता है। ठीक, अभी आप नोटिस करोगे नीचे जितनी भी और क्वेश्चन आ रहे हैं, सब में कहीं ना कहीं बस I से डिवाइड होना है। न्यूमरेटर में कुछ ऐसा रहेगा जिसमें M और L और T आएगा, और डिनोमिनेटर में कुछ ऐसा रहेगा जिसमें I आ जाएगा। ठीक, इसका आंसर कौन सा होगा, एक बार इसको देख लो, M L2 T-3 I-2 ठीक, अब इसको देख लो, ये जो क्वेश्चन है दो बार पूछा गया है। यहाँ पे कह रहे हैं कि ये वाली जो डायमेंशन है किसकी है, इसमें से मैग्नेटिक फ्लक्स की है, कि सेल्फ इंडक्टेंस की है, कि परमिएबिलिटी की है, कि इलेक्ट्रिक परमिटिविटी की है। ठीक है, तो यहाँ पे
इसका सही आंसर है सी वाला। मुझे ऑलरेडी पता है और मुझे आपका कंसेप्ट भी सिखाना है, इसलिए मैं अभी इनकी और इनकी बात नहीं कर रहा हूँ। इन तीनों की डायमेंशन निकालेंगे अभी हम, लेकिन नीचे निकालेंगे क्योंकि आगे और क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें एक में निकाला जाएगा फ्लक्स की डायमेंशन, एक में निकाला जाएगा सेल्फ इंडक्टेंस की डायमेंशन। अभी हम लोग किसकी निकालने वाले हैं? परमिएबिलिटी, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी की डायमेंशन, और ये 2 बार पूछा गया है। और यहाँ पर भी वैसे ही कुछ होने वाला जैसा ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने बताया। ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने क्या बताया? ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में जब आपको कोई क्वांटिटी का डायमेंशन निकालना होगा तो न्यूमरेटर में कुछ ऐसा आएगा जिसमें m और l और t रहा करेगा, और डिनोमिनेटर में i से रहेगा डिवाइड, कभी i से, कभी i स्क्वायर से, कभी i क्यूब से, लाइक दैट। बस वही कुछ यहाँ हो जाएगा, समझना है हमें। आप चाहे 2-4 बार समझ लो, दिमाग पे जोर डाल लो कि कैसे होगा। एक काम करो, इसके नीचे वाला क्वेश्चन भी मैं दिखा दूँ। इसमें देखो, इसमें म्यू ज़ीरो की डायमेंशन निकाला है। कह रहा बताओ क्या होगा डायमेंशनल फार्मूला ऑफ म्यू ज़ीरो। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का डायमेंशन पूछ रहा है, और यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये जो डायमेंशन है वो किसकी है? ये मैग्नेटिक परमिएबिलिटी की डायमेंशन है। तो ये वाला क्वेश्चन इस वाले क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन इस वाले क्वेश्चन का आंसर है। दोनों क्वेश्चन एक ही हैं, घुमा फिरा के आपकी अंडरस्टैंडिंग काम कर रही होगी। कुल मिलाकर के हमें मैग्नेटिक परमिएबिलिटी की डायमेंशन निकालने पर जोर देना है। सही फार्मूला बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मैंने क्या कहा, जो फार्मूला हम लगाएं आप भी वही लगाना। F/L ये है फोर्स पर यूनिट लेंथ। कहाँ से आ रहा है फार्मूला? थोड़ा सा डायग्राम बना के मैं क्लियर कर दूँ। 2 ठो वायर रहेंगे, उनमें I1 I2 करंट फ्लो करवा दें अगर हम, तो ये दोनों वायर आपको अट्रैक्ट या रिपेल करते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर अट्रैक्ट करेंगे दोनों वायर, तो किस फोर्स से ये अट्रैक्ट करेंगे दोनों वायर, उसके लिए फार्मूला होता है, क्या होता है? F/L = म्यू ज़ीरो I1 I2। I1 I2 क्या है? इन वायर्स में करंट डिवाइडेड बाई 2πr। ये है बिल्कुल परफेक्ट फार्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द मैग्नेटिक परमिएबिलिटी डायमेंशन। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करना शुरू करो। L से L और R कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों की यूनिट बराबर है, और जिन दोनों की यूनिट बराबर है डायमेंशन मस्ट बी इक्वल। अब इसके बाद 2π से 2π कैंसिल, 2π मतलब कैंसिल हो जाएगा, डायमेंशन होती नहीं है। तो I1 और I2 ये दोनों डायमेंशन के हिसाब से तो I और I के ही बराबर है ना। तो म्यू ज़ीरो क्या आ गया? F, एक स्टेप कम कर दिया मैंने। F बराबर क्या लिखेंगे? म्यू ज़ीरो और 2 बार I, तो I और I को गुणा कर दो तो I स्क्वायर हो गया। तो म्यू ज़ीरो आ गया F/I²। ठीक। तो पावर क्या था? अभी ऊपर वाले क्वेश्चन मैंने दिखाया था, सॉरी रेजिस्टेंस क्या था, मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन बताया था कि P/I²। ठीक। और म्यू ज़ीरो क्या है? F/I²। ऐसे अगर आप लिखोगे ना तो धीरे धीरे याद हो जाएगा सब कुछ। अब F का वैल्यू रख दो ML/T-2 और I2 I-2। I की जगह A भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो ये हो गया आपका फोर्स, और ये हो गया डिवाइड बाई I²। तो ये आपका किसका डायमेंशन हुआ? मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का। तो ये वाला क्वेश्चन और ये वाला मैंने दोनों एक ही साथ कर दिया। इसका आंसर हो जाएगा फोर्स/I²। अब इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 41 और इसके बाद वाला क्वेश्चन दोनों एक साथ करेंगे हम लोग। इसमें किसका पूछ रहे हैं डायमेंशन? इसमें पूछ रहे हैं फ्लक्स का, ठीक है। और इसमें किसका पूछ रहे हैं? सेल्फ इंडक्टेंस का। सबसे पहला क्वेश्चन रेजिस्टेंस के लिए था, जो कि पावर/I² था। इसके बाद में फिर म्यू नॉट के लिए था, वो उसमें क्या आया था? फोर्स/I² था। अभी हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस और फ्लक्स पर डिस्कशन करेंगे। इसके लिए परफेक्ट फार्मूला क्या होगा? लेट मी एक्सप्लेन। सबसे पहले आप मान के चलो कि सर कोई एक इंडक्टर है। पढ़ा नहीं है अगर तो फिर इस क्वेश्चन को समझने में कुछ आएगा नहीं। मतलब अगर आप 11th क्लास में हैं और सोच रहे समझ में आ जाएगा तो नहीं आएगा। इंडक्टर के बारे में थोड़ा बहुत आपने पढ़ रखा होगा कि अगर करंट I हम इसमें पास कराएं तो इस इंडक्टर में, इंडक्टर को L से रिप्रेजेंट करते हैं। इंडक्टर को आ जाएगा समझ में। एक एग्जांपल दे देता हूँ। आपने रॉड देखी होगी और बल्ब देखा होगा। बल्ब में क्या रहता है कि अगर लाइट आ जाए या चली जाए एकदम से ऑन ऑफ हो जाता है।
लेकिन रॉड जो होती है ना उसमें ऐसा नहीं होता है। रॉड में ऑन ऑफ धीरे धीरे करके होता है, उसमें करंट का ग्रोथ और डीके जो है ना आराम से होता है। रॉड जब ऑन करो तो धीरे धीरे करके ऑन होती है और लाइट जाती है तो तुरंत ही नहीं बंद होती है। बैक ईएमएफ वगैरह कुछ होता है उसकी वजह से थोड़ी देर जलती रहती है फिर धीरे धीरे बंद हो जाती है। डीके और करंट उसका जो होता है इंस्टेंट नहीं होता है, टाइम टेकिंग होता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर इंडक्टर होता है। इंडक्टर को हम लोग अपनी इलेक्ट्रीशियन वाली लैंग्वेज में अगर बात करें, उनसे पूछे तो वो लोग चोक कॉइल कहते हैं, एक ही बात मान लो। तो यहाँ पे इंडक्टर में ये होता है कि एल से उसको रिप्रेजेंट करते हैं और जो अगर आई करंट उसमें बह रही है तो उसके अंदर फ्लक्स स्टोर हो जाता है फाई। उसके अंदर जो फ्लक्स एसोसिएट होता है फाई, उसको निकालने के लिए इसका और इसका हम लोग गुणा कर देते हैं। ठीक, अब होता क्या है, कंडक्टर की प्रकृति नेचर क्या होता है कि ये जो इंडक्टर है ये करंट के चेंज का अपोज करता है। करंट इसमें बह रही है और वो कांस्टेंट है, इसको कोई आपत्ति नहीं है, इंडक्टर को कोई ऐतराज नहीं है। ये रजिस्ट करता है किस चीज़ का रेजिस्टेंस, किस चीज़ को रजिस्ट करता है? ये चेंज का। करंट जो अगर आप बढ़ाना या घटाना चाहें, करंट इसमें DI आप बढ़ाना या DI आप घटाना चाहो तो ये कंडक्टर अपोज करेगा। जो अपोज करेगा तो इसके लिए आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा, DW। ये है वर्क। DW क्या है? ये है वर्क जो आपको करना पड़ा। किस लिए? क्योंकि आप इसमें DI अमाउंट का करंट घटाना बढ़ाना चाह रहे हो। तो DW के लिए फॉर्मूला होता है LI जो फ्लक्स है मल्टीप्लाइड बाई DI। बस ये आपने दो फार्मूले जो आए हैं मैंने जैसे एक्सप्लेन किए हैं वैसे ही पिक्चर में बना लो। दोनों क्वेश्चन ये वाला और इसके नीचे वाला एक साथ हो जाएंगे। अब जैसे कि हम यहाँ पर डायमेंशन निकालना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मान लो L का, पहले L का ही निकालना। कैसे निकालेंगे? ये DW की डायमेंशन रख दो। DW क्या है? ये तो एक प्रकार का वर्क है ना। ये हो जाएगा, एक मिनट, अभी इसको डायमेंशन रखो, W लिख दो ओनली, ठीक है। और इसके बाद में L को L ही रहने दो। I और DI मैंने आपको शुरू से ही बता रखा है, D और डेल्टा इग्नोर करके चलना है। तो I हो गया I की जगह और DI की जगह भी I हो गया। तो W बराबर हो गया L इंटू आई इंटू आई। तो यहाँ से L बराबर आ गया W अपॉन आई स्क्वायर। जैसे मैं कह रहा हूँ सर वैसे ही करोगे ना तो सब याद हो जाएगा, फिर आपको क्वेश्चन के लिए पेन नहीं उठाना पड़ेगा। पावर डिवाइड बाई आई स्क्वायर वो क्या था? रेजिस्टेंस। वर्क डिवाइड बाई आई स्क्वायर क्या है? ये इंडक्टेंस। इसके बाद में आपने और एक क्वेश्चन अभी ऊपर किया था, उसमें भी आई से डिवाइड हुआ था। वो क्या था? वो था म्यू नॉट। म्यू नॉट था परमिबिलिटी। परमिबिलिटी में किससे क्या डिवाइड हुआ था? फोर्स डिवाइड बाई आई स्क्वायर। ठीक है, अभी तक सब में आई स्क्वायर से ही डिवाइड होता चला आ रहा है, तो कुछ ना कुछ बनता चला आ रहा है। मैं सब एक साथ अभी लिख दूंगा। पहले वैल्यू रख करके W का आप आंसर निकाल लो, क्या आ रहा है, लेट मी चेक आउट। W का वैल्यू रख दो, ये हो जाएगा mL2T-2, ये है W, और डिवाइड बाई आई। आई नहीं है, आई स्क्वायर है, तो mL2T-2 I-2, आई मतलब A। तो इसका आंसर आ जाएगा C वाला, mL2T-2। अच्छा ये थोड़ा करेक्शन हो गया है, BC इंटरचेंज हो गया। इसमें टाइपिंग एरर ये हो गई है कि ये ऑप्शन जो है ना नीचे होना चाहिए था, लेकिन सही है सब कुछ। बस A के बाद ABCD मान लो, पहले C आ गया बाद में B आ गया है। इसका ये वाला आंसर सही होगा, mL2T-2 A-2। ठीक, अगला क्वेश्चन किधर है? मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशन निकालना है। यही वाला कंटेंट उठा लो फिर से, जिसको मैंने कहा है कि याद रखना है, इसी से दोनों निकालेंगे। फ्लक्स भी इसी से निकलेगा और इंडक्टेंस भी इसी से निकलेगा। अब आप यहाँ पे क्या करोगे? यहाँ पर इस बार हमें L नहीं निकालना है, इस बार हमें L नहीं निकालना है, इस बार हमें फाई निकालना है। ठीक है, तो L का डायमेंशन यहाँ से निकालो या वैल्यू या फार्मूला निकालो और यहाँ रख दो। तो L बराबर हमने आपको मोटे मोटे तौर पे क्या बताया कि W अपॉन आई स्क्वायर होता है, वो यहाँ रख दो।
तो फाई बराबर हो जाएगा W अपॉन आई स्क्वायर इंटू आई। तो यहाँ से फाई बराबर आ जाएगा W अपॉन आई। ठीक, ये आ गया फ्लक्स की वैल्यू। और W क्या होता है, mL2T-2 अपॉन आई कह लो चाहे ए कह लो, तो mL2T-2A-1 ये हो गया किसका, फाई का वैल्यू। अब एक काम करते हैं, नया सेक्शन शुरू हो रहा होगा शायद, तो जो अभी तक हमने सारे ऊपर निकाले ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाले, वो सब एक साथ लिख देते हैं ताकि कन्फ्यूज़न न रहे। आर निकाला था हम लोगों ने, आर क्या आया था, पावर डिवाइड बाई आई स्क्वायर। फिर म्यू जीरो निकाला था, परमिएबिलिटी, ये क्या आया था, फोर्स डिवाइड बाई आई स्क्वायर। फिर इसके बाद एल निकाला था, एल क्या आया था, वर्क डिवाइड बाई आई स्क्वायर। फिर इसके बाद में क्या निकाला था, इसके बाद में हम लोगों ने निकाला था फ्लक्स। फ्लक्स वॉज, मैग्नेटिक फ्लक्स की बात है, आप इसके नीचे बी लिख सकते हो, क्योंकि फ्लक्स दो प्रकार का होता है ना, एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है और एक मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, तो यहाँ पर आ जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स W डिवाइड बाई आई। ठीक, अब इसके नीचे जो और क्वांटिटीज़ हैं वो दूसरे मिजाज की हैं, तो इसको हम एक काम कर लेते हैं, ज़्यादा है कि कम है, अगले वीडियो में कर लें अगर ज़्यादा हो तो। हाँ हैं, ठीक ठाक है, इसको हम लोग अगले वीडियो में कवर कर लेंगे क्योंकि वीडियो लेंदी हो रहा है ये।